अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुनो, आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ ये क्या है, किसने दिया था, क्यों दिया था, किस पर अप्लाई होता है, और साथ में बात करेंगे यंग्स मॉडुलस की। स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, सबसे पहले इसको हम सिंपल अल्फाज में बात करते हैं। देखें, मेरे पास स्प्रिंग है, हम कम फोर्स लगाते हैं तो ये इसकी लेंथ कम बढ़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा और बढ़ जाएगी। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी है, हम उस पर धक्का लगाते हैं। अगर एक बंदा फोर्स लगाएगा तो गाड़ी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। दो बंदे धक्का लगाएंगे, यानी कि दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि आपके पास फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। जब इसको हम और आसान कर लेते हैं, जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्टेंस उतना ज्यादा कवर होगा। हुक्स ने ये कहा था कि जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, उस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन क्या होता है? बिगाड़। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो उस बॉडी में बिगाड़ आएगा, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? यहां तक वो कहते हैं जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि जितना हम प्रेशर लगाएंगे बिगाड़ उतना ज्यादा आएगा। ये बात क्लियर है? अब हुक्स ने यह कहा था कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से? बाय स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू अप्लाइड स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर, एक लिमिट के अंदर रहकर जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? इसका फार्मूला हमारे पास होगा कि जो स्ट्रेस जितना हम अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक हो गया? आपको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, कि इक्वल और एक कांस्टेंट। तो स्ट्रेस इक्वल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आपका डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया था हुक्स ने। इसने कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रेशियो होती है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, बस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? देखिए, हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, और इस तरफ हमारे पास है जी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एफ। ठीक हो गया? हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, सपोज कर रहे हैं तो इसकी लेंथ में ये चेंज आ रहा है, ये हम जितनी फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतनी उसकी लेंथ में चेंज होता जाएगा। अब ये जो सारी, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम हद से बढ़ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। चलिए मैं इसको यू की बजाय यू बना लेता हूं। परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से, ये रेड वाला। अब अगर और ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो इसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया था, ये वाला, ये सारे का सारा है इलास्टिसिटी का, इलास्टिक लिमिट का। इलास्टिक लिमिट, ये वाला जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, यानी कि वो वाला एंड वाला पॉइंट है, एंड वाला वो बाउंड्री है
जिस पर हम फोर्स रिमूव कर दें तो ऑब्जेक्ट अपनी शेप साइज को रिस्टोर कर ले, उस बाउंड्री तक हमारे पास होगी इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट होती है ना, हद होती है, जहां तक बंदा, जैसे कि मजाक हम करते हैं किसी के साथ, तो उसकी एक हद होती है, उसकी एक लिमिट होती है जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे हम एक भी ज्यादा आगे कदम बढ़ेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, भड़क जाएगा, लड़ाई बन जाएगी। ठीक है, वो जो खास हद होती है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट के अंदर अंदर जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज शेप को रिकवर करता रहेगा। अब अगर इससे हम बढ़ जाएंगे तो जो ये वाला एरिया होगा, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला, ये हमारे पास रहता है डिफॉर्मिंग, परमानेंट डिफॉर्मिंग, परमानेंट डिफॉर्मिंग। यहां पर आकर ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। अब अगर जब परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है ना, अब अगर हम जब फोर्स रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर आकर ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है। अब अगर हम अगेन फोर्स लगाते हैं तो इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोल देते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर, इसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट जो होता है वो टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट हमारे पास होती है द लिमिट, इसको हम कहेंगे द लिमिट इन विथ ऑब्जेक्ट रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज, शेप और वॉल्यूम आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को वो है लिमिट जिसके अंदर रहकर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज, शेप या वॉल्यूम को रिकवर करता है, उस लिमिट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है, इसका बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, 3 से 4 यानी कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास, यंग्स मॉडुलस को हम y से लिखते हैं। ये हमारे पास होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम यूं कर सकते हैं, स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास होता है जी फोर्स ओवर एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन का हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका दोनों को हम इसको यहां पर पुट करेंगे, इसको यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइड बाय डेल एल ओवर एल नॉट। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, एफ बाय ए डिवाइड बाय डेल एल डिवाइड बाय एल नॉट। डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई बाय एल नॉट डिवाइड बाय डेल एल। ठीक है, इस तरह लिख लें, या फिर एल माइनस एल एन, ऐसे लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, अब अगर बात करें हम इसके यूनिट की, तो इसका जो यूनिट होगा हमारे पास, यूनिट, अब देखें जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसका तो यूनिट कोई भी नहीं होगा, पीछे बच जाएगा एफ बाई ए, तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा। ठीक होगा। फिर ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था हुक्स लॉ क्या होता है, और हुक्स लॉ की डेफिनेशन में फिर हमने इलास्टिक लिमिट पढ़ी है, और उसके बाद हमने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।